बच्चों, ये इंडो इस्लामिक का आपका आज लेक्चर है और अभी तक जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की लाइफ और खुलफाए राशिदीन के बारे में हमने आपको और फ़िक़ह के बारे में ये सब चीज़ें लिखवाई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान और इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस ये भी हो गया था। अब यहाँ से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जो असल में इंडो इस्लामिक कल्चर यही है। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत, अहद वस्ता का हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आमद, मुसलमानों का आना, यहाँ उनकी हुकूमत करना, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में है। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के अरबों के रिश्ते और इंडियंस के रिश्ते बहुत पुराने हैं। वो कैसे कि अरब के लोग हिंदुस्तान के कोस्ट एरियाज में आते थे बिजनेस के लिए और अपना सामान यहाँ बेचते थे, यहाँ रहते थे, उनकी कॉलोनी थी, मकान थे, रिश्तेदारियाँ होने लगी थी और यहाँ का सामान अरब में जाके बेचा करते थे। तो ये बिजनेस कॉन्टैक्ट थे इंडियंस और अरब्स के बीच में। इस्लाम से आने से पहले से, बहुत पहले से ये लोग पानी के रास्ते से आना जाना था और इनके अपने सेंटर्स थे, बिजनेस सेंटर्स थे, जहाँ इनके जहाज़ लंगर डाला करते थे, रुकते थे, स्टे किया करते थे। सुरनदीप, जिसको अब श्रीलंका कहते हैं, ये एक सेंटर था। मालाबार कोस्ट, जिसको आप केरल कहते हैं, ये भी एक सेंटर था, यहाँ भी इनकी कॉलोनीज थी अरबों की। इसी तरह से गुजरात कुछ इलाकों में थे, एक बड़ी कॉलोनी इनकी वो थी, उसको कहते हैं देबुल, जिसका नाम अब कराची हो गया है, ये भी एक सेंटर था। तो गरम मसाले ले जाना अपने वहाँ से घोड़े लाना, अरबों के घोड़े और इत्र, ये सब चीज़ें वहाँ की जो चीज़ें थी यहाँ के बेचते थे, रहते थे, मकान थे। हुआ ये कि सुरनदीप, श्रीलंका में अरब बिजनेस जो ग्रुप था बिजनेसमैन का, वो अरब के लोगों का, वो एक फैमिली वहाँ रहती थी। तो एक बिजनेसमैन थे, उनकी डेथ हो गई वहाँ अरब के। तो श्रीलंका के राजा ने ये सोचा कि इनकी फैमिली को किसी तरह से अरब पहुँचा दिया जाए। तो उसका इंतज़ाम किया उन्होंने और एक जहाज़, पानी का जहाज़ जो है वो अरब की तरफ जा रहा था। तो उसी अरब के जहाज़ पर उनकी फैमिली और सामान अमानों, कुछ और मजदूर थे, सबको बिठा के रवाना कर दिया। उस वक्त जो है वो समुद्र के डाकू हुआ करते थे, रास्ते में समुद्र में जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो वो जो जहाज़ जा रहा था देबुल के आसपास कहीं, वहाँ के डाकुओं ने उसको लूट लिया और वो एरिया जो सिंध का और मुल्तान का जो एरिया था, वहाँ एक राजा थे, राजा दाहर, बुद्धिस्ट थे, उनकी 4 स्टेट थी। तो वहाँ जो है वो डाकू ने लूट लिया और जितने उसमें मजदूर और जो पैसेंजर्स थे उस पर जा रहे थे, वहाँ अरब की जो लेडीज़ वेडीज़, उनको सबको उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। उसमें एक लड़की थी, उसने किसी तरह से इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को ये मैसेज भेजा कि हमें यहाँ, हम लोग आ रहे थे और हमें यहाँ डाकुओं ने लूट लिया है, हमें यहाँ से रिहा करवाया जाए, छुड़वाया जाए। ये ज़माना है 7th सेंचुरी के शुरू का और उस वक्त जो है वो इस्लामिक स्टेट की कैपिटल दमिश्क थी और अमवी खलीफा थे, उनके गवर्नर थे ये हज्जाज बिन यूसुफ, जिनकी स्टेट थी इराक के गवर्नर थे वो। उनको ये खबर मिली तो उन्होंने राजा दाहर को
के पास खबर भेजी और ये कहा कि भाई हमारे लोगों का जहाज़ जो है और लोगों को लूट लिया है, सामान वामान उनको छुड़वाइए आप। तो राजा दाहर ने ये कहा कि हमारा डाकू हमारा कहना मानते नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, पॉलिटिकल मसला था, वो उनकी हेल्प करना नहीं चाहते थे राजा दाहर। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ, बड़ा सख्त आदमी था वो, उसके बारे में हम आपको बता दें कि हज्जाज बिन यूसुफ जो है बहुत ही जालिम और क्रूर तो था ही, लेकिन बहुत से काम उसके अच्छे हुए। एक तो काम ये अच्छा हुआ कि कुरान जो कंप्लीट कुरान है, इसको 30 पार्ट्स में डिवाइड किया है हज्जाज बिन यूसुफ ने, और उसके ऊपर जो मात्राएं या एराब या ज़बर ज़ेर पेश जो कुरान शरीफ के ऊपर लगवाए वो भी हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाई, इसलिए ताकि जो नॉन अरब्स हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। वह अरब के लोगों की तो मदर टंग है तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो अरब के बाहर के लोग हैं वो कुरान को कैसे पढ़ें, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मात्राएं, ज़बर ज़ेर पेश जिसको अरबी में कहते हैं एराब, ये काम जो है हज्जाज बिन यूसुफ ने किया था। बहरहाल तो हज्जाज बिन यूसुफ ने एक डेलीगेशन अपने फ़ौज को भेजा और कहा राजा दाहर से कहें कि छुड़वाएं, लेकिन वो लोग जो हैं 2-3 बार बात करने से कोई बात बनी नहीं। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने फौजी कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को एक फ़ौज लेके भेजा और कहा कि जाके अटैक करिए। तो फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला आक्रमणकारी या सबसे पहला जो एज ए रूलर जो आया है यहाँ पर, जिसने अटैक किया है हिंदुस्तान पर, और वो भी सिंध और मुल्तान के एरिए में, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला जो है वो यहाँ है। और मोहम्मद बिन कासिम का जो पीरियड है 711 AD से लेकर 714 AD तक, लेकिन ये सिंध और मुल्तान के एरिए से आगे नहीं बढ़े, वहीं के वहीं रहे, फिर उसके बाद वापस चले गए। यहाँ हम एक चीज़ और आपको बता दें कि अरबों के रिलेशन इंडियन से या इंडियन रिलेशन अरबों से तो बहुत पहले से हैं, लेकिन 610 में जब इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर इस्लाम का मैसेज आना शुरू हुआ है, तो वो लोग जो मुस्लिम थे वहाँ अरब के, वो लोग भी तो आते थे। तो मुस्लिम्स के कांटेक्ट में इंडियन कब आए? 7th सेंचुरी में, यानी 610 में हो गए। तो 7th सेंचुरी में इंडियंस जो है वो इस्लाम के कांटेक्ट में आ गए थे, लेकिन एज ए रूलर कब आए हैं? वो अर्ली 8th सेंचुरी। ये कहा जाए कि मुसलमान भारत में कब आए? 7th सेंचुरी में। मुसलमान एज ए रूलर कब आए, अटैक कब किया है? वो 8th सेंचुरी में आए, आना स्टार्ट हुआ इनका। मोहम्मद बिन कासिम 714 में वापस चले गए। अपने फौज तो छोड़ ही गए थे यहाँ पर, वो रही फौज। कुछ स्टेट के लोग जो थे वो मुस्लिम्स होना, कन्वर्जन शुरू हो गया था, होते रहे थे। जो लोग फौज में थे वो मैसेज देते थे या लोग हो जाते थे इस तरह से। और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1 या 2 स्टेट्स को अपने को ऑक्युपाई कर लिया था, अपने कैप्चर कर लिया था। तो वो लोग राजा दाहर के बेटे या जो गवर्नर थे अलग अलग स्टेट्स में, वो उसमें कुछ मुस्लिम हो गए थे। बहरहाल देखिए, नेक्स्ट जो है अगला, अगर कोई इन्वेंटर है, अगला कोई जिसने अटैक किया है, वो नेक्स्ट है सुल्तान महमूद गजनवी। नेक्स्ट महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, गजनी एक जगह है, वहाँ के ये सुल्तान थे, वहाँ का ये शासक था। तो इसने गुजरात पर अटैक किया था। असल में ये कहा जाता है कि
रिलीजन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। शासक जो होता है वो, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वो तो कैप्चर करते हैं एरियाज को, अटैक करते हैं, एक दूसरे पर हमले करते हैं, हारते हैं जीतते हैं। तो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये कहा जाता है कि गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, पहले से हमारे इंडिया में जो वर्ण सिस्टम है, इसमें एक ग्रुप अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, बाकी सबको नीचे रखता है। तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनका कब्जा उसी वर्ग का रहता है। मंदिरों में पुजारी वर्ग होते हैं, पुजारी तो वो करते ही हैं कि ये कहा जाता है कि भाई ये जो देवदासियां हो जाती थी या उनको दान कर देते थे देवताओं के नाम पर, ये भी एक ब्राह्मण, ये जो पुजारी जो वर्ग था उसका ही एक चीज़ थी कि किसी तरह से जो है लड़कियों को अपने यहाँ देवदासी बना कर रखा जाए। अब वो जो भी मसला है, तमाम चीज़ें हैं। वहाँ कोई राजा थे तो उनकी फैमिली की कोई औरत वहाँ पुजारियों ने अपने कब्जे में की, उनको वापस नहीं की। नई नई दुल्हनों को ले लेते, जेवर उतरवा लिया करते थे। तो बहुत ही खजाना उसके अंदर था मंदिर में, और किसी तरह से जो है वो पूरा कंट्रोल था जो पुजारी जो ग्रुप था उसका। तो अगर वो राजा अटैक करते हैं तो हो नहीं सकता दूसरे राजा अटैक करेंगे, क्योंकि ये जो है छोटी छोटी स्टेट्स होती है, एक दूसरे पर हमले होते ही रहते थे। तो वहाँ के राजा ने महमूद गजनवी को इनवाइट किया था कि आके ये प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए। तो महमूद गजनवी ने आके उस पर जब अटैक किया था तो वो एक दीवार में चिंबक थी, तो एक मूर्ति जो है वो दीवार पे ये हवा में तैरती रहती थी। लोग समझते थे कि कोई अचंभे की चीज़ है, ये करामात है, क्या है। जब एक दीवार तोड़ी गई तो अपोजिट साइड में जब वो चिपक गई तो लोगों कि हाँ ये दीवार में चिमक लगी हुई थी। और फिर जब उसमें देखा तो बहुत सी देवदासियों को रिलीज़ किया वहाँ से, बहुत ही दौलत, सोना, चांदी, हीरे जवाहर सब निकले थे उसके अंदर। तो उस ज़माने की उसकी प्रॉब्लम्स थी, उसको आज के उसमें देखना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अच्छा, अगर ये लुटेरे ही होते तो ये गजनी से चला है अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर से, तो रास्ते में कहीं भी उसने अटैक नहीं किया। कश्मीर होते हुए, पंजाब होते हुए कहीं नहीं, डायरेक्ट पंजाब गुजरात ही क्यों आया? इसके मतलब गुजरात में कोई प्रॉब्लम थी तो गुजरात को ही उसका जो पॉइंट था, जिस पर नज़र थी, डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, वही था जहां उसको बुलाया गया था। तो महमूद गजनवी के बारे में कहा था, महमूद गजनवी जो है 1000 में यहाँ आया था और 1027 AD में यहाँ से वापस चला गया। करीब 27 ईयर्स तक यहाँ रहा। इसमें एक बहुत बड़ी फौज भी हो गई थी और उसने यहाँ पर अपना स्टेट भी बना ली थी और फिर बाद में यहाँ से वापस हो गया। महमूद गजनवी के साथ बहुत से इंटेलेक्चुअल, बहुत से स्कॉलर भी आए थे, जिसमें एक स्कॉलर थे, उनका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी ये बहुत बड़े स्कॉलर थे और ये भी साथ में आए थे। अल-बरूनी यहाँ कई साल रहे और यहाँ उन्होंने कई लैंग्वेजेस, ख़ास तौर से उन्होंने संस्कृत पढ़ी और पढ़ने के बाद एक किताब लिखी यहाँ इंडिया के हिस्ट्री पर, जिसका नाम है किताबुल हिंद। ये इंडियन हिस्ट्री उस वक्त की जो अरबिक लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी,
महमूद गजनवी के साथ आए थे, अलबरूनी। महमूद गजनवी के कोर्ट पोइट थे, उनका नाम था फिरदौसी। जिनके कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, काव्य संकलन है, मजमूए कलाम है जिनका, उसका नाम है शाहनामा। तो याद रखिए कि अलबरूनी की जो हिस्ट्री किताब है वो किताबुल हिंद कहलाती है, और फिरदौसी का जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है शाहनामा है, और ये महमूद गजनवी के कोर्ट पोइट थे, दरबारी कवि थे। गजनवी के साथ एक नाम और आता है जो इनके स्लेव थे, उनका नाम था अयाज। बहुत फेमस नाम है अयाज, जो है महमूद गजनवी के स्लेव थे। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही काबिल, बहुत ही वाइज, और लाहौर में इनकी कब्र बनी हुई है। बहरहाल इतने आपके लिए बहुत है। महमूद गजनवी के बाद फिर एक लंबा पीरियड गुजरता है, आना जाना तो था ही, कोई बाउंड्री नहीं थी भाई। अफगानिस्तान भी और ये अब जो पाकिस्तान है, ये सब भारत ही तो था, हिंदुस्तान ही तो था। ये तो बाद में पार्ट होते चले गए, ये लोग अलग होते चले गए। लेकिन इन सब में छोटी छोटी स्टेट थी, छोटे छोटे स्टेट के अपने अपने बादशाह हुआ करते थे, अपने अपने रूलर थे। तो उसमें यहाँ भी कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। छोटे छोटे स्टेट थे, कन्नौज थे, इधर उड़ीसा की तरफ, इधर साउथ में छोटी छोटी स्टेट थी, अपनी अपनी फौज, अपने अपने लॉ, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी अपनी चीज़ें थी। बहरहाल इसी तरह से देखिए, कन्नौज जो है बहुत पावरफुल स्टेट रही है अपने ज़माने में, मिडिल पीरियड में और एंशिएंट इंडिया में भी। कन्नौज के एक राजा थे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की भी बड़ी क्राइसिस थी। कभी मतलब अटैक एक दूसरे पे होते रहते थे। तो जयचंद ने गौर का जो रूलर थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहलाते थे वो, उनको इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। तो थर्ड जो हमारा इन्वेडर है, उनका नाम है शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी 1175 में इधर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आए, और 1206 AD में यहां से रिटर्न वापस। मोहम्मद गौरी की बैटल वार पृथ्वीराज चौहान से हुई 1191, 1192 में उनको हराया, डिफीट हुई उनकी, पृथ्वीराज चौहान की। और फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फाउंडर ऑफ इस्लामिक स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, मुस्लिम हुकूमत, मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूलिंग का फाउंडर कहलाता है ये इंडिया के अंदर। और दिल्ली में इसने बुनियाद डाली, इस्टेब्लिश की दिल्ली सल्तनत की, और 1206 में यहां से वापस चला गया। यहां से एक तराइन के जो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकंड है, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई है, जिसमें 1192 में मोहम्मद गौरी ने उनको डिफीट दी, पृथ्वीराज चौहान को, और फिर
जब जयचंद ने कहा वापस जाने के लिए, तो फिर 1194 में जयचंद से भी जंग हुई है, लड़ाई हुई है, वार हुई है उनकी, और उसके बाद जो है दिल्ली को ऑक्युपाई किया, दिल्ली पर कब्जा किया और यहीं बुनियाद डाल दी, यहीं जो है एक सेंटर बनाया, इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक रूलिंग सेंटर, और ये पहला, ये फाउंडर कहलाता है इस्लामिक स्टेट का नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के एक स्लेव थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान बनाया और यहाँ से डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जिसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ डायनेस्टी स्टार्ट होती है, अभी डायनेस्टी देखेंगे। फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। फर्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम स्लेव थे, दास थे, गुलाम वंश कहलाता है, गुलाम वंश, गुलाम खानदान, अलमर्री खानदान जिसको कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये स्लेव डायनेस्टी का पूरा जो पीरियड है ये है 1206 से लेकर 1290 AD तक। ये पूरा पीरियड है गुलाम डायनेस्टी का, जिसमें फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से लेकर और 1210 AD तक। कुतुबुद्दीन ऐबक वही हैं जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट की थी, लेकिन कंप्लीट नहीं करा पाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पहली मॉस्क बनवाई, सबसे पहली मस्जिद बनवाई थी, जिसको कहते हैं मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, बाद में आपको लिखवाएंगे हम। और कुतुब मीनार, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, और एक राजस्थान में एक बिल्डिंग और है, मॉस्क है, उसको कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कई चीज़ें जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े से गिरकर डेथ हुई थी और लाहौर में इनकी कब्र बनी हुई है, इनको वहाँ दफन किया गया है। असल में उस वक्त दिल्ली और लाहौर ये दो सेंटर थे, ये लोग अपनी कैपिटल कभी दिल्ली रखते थे, कभी लाहौर रखते थे। लाहौर इसलिए था कि ये ईरान से करीब थे, तो ईरान से करीब रहने के लिए ये लोग लाहौर, और लाहौर से दिल्ली तक, इसीलिए देखिए वहाँ का दिल्ली का और लाहौर का कल्चर बहुत कुछ मिलता जुलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को सुल्तान बनाया गया, लेकिन आराम शाह सक्सेस नहीं हो पाया और ठीक भी नहीं था, तो 2-4 महीने ही रह पाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हुए हैं वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पीरियड रहा है 1210 से लेकर 1235 AD तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो इनकम्प्लीट थी कुतुब मीनार, उसको कंप्लीट करवाया और 35 ईयर तक दिल्ली पर रूल किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपनी लाइफ में ही, अपने ज़िंदगी में कहा था कि हमारे मरने के बाद हमारी बेटी को दिल्ली का सुल्तान बनाना, लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुआ और 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल पाया। फिर उसके बाद दिल्ली की पहली
और आप कहिए आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, करीब 3-3.5 साल दिल्ली की सुल्तान रही और अपनों की पॉलिटिक्स में इसकी डेथ हुई लड़ते हुए। फिर रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, नेक्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह 1241 से लेकर 1246 तक। नेक्स्ट नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद बिन अल्तमश, इनका ज़माना जो है, सॉरी, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद बिन अल्तमश 1246 से लेकर 1265 AD तक। नासिरुद्दीन महमूद अल्तमश बहुत रिलीजियस आदमी था और सुल्तान सिर्फ नाम का था। गवर्नमेंट से अपने खर्चे के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते थे खजाने से, बल्कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि खुद कुरान की कॉपी लिखते थे और उसको बाजार में बिकवाते थे, उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना खर्च चलाते थे। और इसी तरह से टोपियाँ भी, इनके बारे में खुद टोपी भी सिलते थे और लोगों को पता न चल पाए कि सुल्तान के हाथ की बनी हुई है, किसी ऐसे आदमी से बिकवाते थे जो जानता ना हो और जाके बेच के बाजार में उनको पैसे दे दिया करता था। नासिरुद्दीन महमूद बिन अल्तमश के बाद नेक्स्ट जो है वो हुए गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। नासिरुद्दीन महमूद के ये फादर इन लॉ थे, ससुर थे उनके। तो सारा काम जब ये थे सुल्तान थे तब भी यही गवर्नमेंट का सारा काम यही देखा करते थे, ये कम दरबार में कोर्ट में कम आया करते थे। बहरहाल तो 1265 से लेकर 1287 AD तक गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने कुछ नई ट्रेडिशन जो है वो अपनाई। एक तो ये है कि ये अपने पैरों को चुमवाते थे, पैरों को चूमना, इसको कहते हैं पाबोसी, पाबोसी, ये इन्होंने स्टार्ट किया अपने दरबार में। और सिजदा, यानी सुल्तान के आगे सिजदा करो, सर झुकाओ, ये दो चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की। और ईरान का एक फेस्टिवल है, एक न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, नौरोज़, वो इंडिया में अपने दरबार में, अपने उसमें नौरोज़ अपनी डायनेस्टी में इसको स्टार्ट कराया। नौरोज़ ये पारसियों का त्यौहार है, नया साल जब स्टार्ट होता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। नौरोज़ इसको स्टार्ट कराया इंडिया में। और सिजदा और पाबोसी की जो रस्म है ये इन्होंने अपने दरबार में स्टार्ट करवाई। गयासुद्दीन बलबन के बाद लास्ट जो सुल्तान हुए हैं सिलेट डायनेस्टी में आखिरी, और वो है मुइजुद्दीन की इक़बाद। मुइजुद्दीन की इक़बाद,
इक़बाद, और ये 1287 से लेकर 1290 तक ये पूरी सलेब डायनेस्टी है। इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बताया था हमने कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ सलेब डायनेस्टी, और यहीं से सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है। सल्तनत पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1206 से लेकर। इनकी कैपिटल जो है वो मेहरौली, जहाँ कुतुब मीनार बनी हुई है, वो कैपिटल थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, नेक्स्ट आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इनकम्प्लीट जो कुतुब मीनार थी उसको कंप्लीट करवाया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया, फर्स्ट लेडी सुल्तान। और फिर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद बिन अल्तमश, नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन और मुइज़ुद्दीन की इक़बाद। ये जो है 10 सुल्तान हुए हैं अंडर सलेब डायनेस्टी। इसको आप नोट कर लेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो स्लेव थे मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के, जिन्होंने मुस्लिम सल्तनत की फाउंडेशन रखी इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी है, नया एक वंश शुरू होता है और उसको कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश, खिलजी खानदान, खिलजी डायनेस्टी। और फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से लेकर 1295 तक। ये खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड है 1290 से लेकर 1320 AD तक, 30 ईयर खिलजी डायनेस्टी। और ये जो रहे हैं करीब 84 ईयर्स तक ये सलेब डायनेस्टी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सक्सेसर हुए हैं नेक्स्ट, उनका नाम था अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी। बहुत फेमस हिस्ट्री में आप सब जानते हैं अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी। और इनका पूरा पीरियड है 1295 से लेकर 1315 AD तक। अलाउद्दीन खिलजी को इंडियन सिकंदर भी कहा जाता है, फेमस एज इंडियन सिकंदर। और अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रेट जो है कंट्रोल किए थे। कोई रेट कोई फिक्स नहीं थे, जिसकी जो मर्जी आता था मांग लेता था। तो अभी किसी को चावल चाहिए तो जितने चाहे उतने पैसे मांग ले। अब एक गाय के बदले में 1 किलो चावल दे रहे हैं, ये तो कोई तुक नहीं थी। तो फिर ये अपने जो वो था सर्कल था, अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ रेट को कंट्रोल में रखा कि नहीं, हर चीज़ के रेट फिक्स होंगे कि अगर शक्कर है तो इस रेट में, चावल है तो इस रेट में मिलेंगे, ये चीज़ इस रेट में मिलेगी, इस चीज़ तो हर चीज़ के रेट उन्होंने फिक्स किए। कहा जाता है कि वो 1 रुपये गाय मिला करती थी उस वक्त, एक कभी पढ़ने में मिला है चीज़ें। तो रेट जब कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर ये था कि अगर कोई इससे ज़्यादा रेट पे कीमत पर बेचेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो लोगों ने इसको कंट्रोल किया था। और
अलाउद्दीन खिलजी के बाद नेक्स्ट हुए हैं शहाबुद्दीन उमर इसी डायनेस्टी में। शहाबुद्दीन उमर 1315 से लेकर 1316 तक। फिर उसके बाद फोर्थ है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और इनकी ड्यूरेशन है 1316 से लेकर 1320 तक। फिर इसमें लास्ट हुए हैं, उनका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद खिलजी। नासिरुद्दीन मोहम्मद खिलजी, और ये 1320 से लेकर 1320 तक ये खिलजी डायनेस्टी यहाँ पूरी सिमट गई। ये कहा जाता है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद खिलजी इनके ख़ानदान का नहीं था, बल्कि वो यहाँ इनके नौकर था। इन खानदान के अंदर नौकर था, गुलाम था, इनका सिरेफ था। तो इसने जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या खिलजी डायनेस्टी की जो भी वो जनरेशन थी, उसमें उनके लोगों को उसने मार के सबको और ख़ुद जो है कब्ज़ा कर लिया दिल्ली की सल्तनत पर। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने इस पर अटैक किया और फिर वो नेक्स्ट सुल्तान हुआ और नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हुई, उसको कहते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो ये खिलजी डायनेस्टी हो गई, गुलाम स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, और नेक्स्ट है इसके बाद वो है तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी, और ये स्टार्ट होती है 1320 AD से लेकर 1412 AD तक। फर्स्ट सुल्तान फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक। वो बलबन थे, जो स्लेव डायनेस्टी में थे वो बलबन थे, ये तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक नहीं, तुगलकाबाद तो जो है वो वही उसको अपनी कैपिटल बनाया था, इसलिए उसको तुगलकाबाद कहते हैं, अपनी कैपिटल अलग बनाई थी। गयासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले अपनी कैपिटल नॉर्दर्न इंडिया से साउथ इंडिया शिफ्ट की थी, जिसको देवगिरी, जो विजयनगर की राजधानी थी, जिसको साउथ में दौलताबाद कहते हैं इसको। तो कैपिटल चेंज फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दक्कन। चेंज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली into साउथ दौलताबाद, दौलताबाद वही जगह है जो अब औरंगाबाद कहलाती है, महाराष्ट्र में है ये। औरंगाबाद का पहले जो था वो दौलताबाद नाम था। अपनी कैपिटल बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई काम किए थे। एक टोकन मनी स्टार्ट की थी, कॉइन, सिक्के, ये स्टार्ट कराए थे, और कैपिटल चेंज की थी, और
एक इनवॉय ट्रेवलर इब्ने बतूता, वो भी इन्हीं की पीरियड में हिंदुस्तान आया था, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली बनाया था इब्ने बतूता को। ये इब्ने बतूता ये साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। इनवॉय और ये हिंदुस्तान आया यहाँ इन्हीं के पीरियड में, और करीब 8 साल दिल्ली में रहे और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको। इब्ने बतूता की बहुत फेमस एक किताब, उसको जो रहला नाम है, रहला एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, बल्कि एक ट्रेवलिंग स्टोरी है पूरी, सफरनामा जिसको कहते हैं, रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसी डायनेस्टी में नेक्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, थर्ड पे है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 एडी तक। फिरोज शाह कोटला जो एरिया है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और फिरोज़ाबाद है और फतेहाबाद है, ये सब चीज़ें जो है कई सिटी बसाए थे। और एक सिटी और बसाया था, आबाद किया था, उसका नाम है जौनपुर। जौनपुर भी इन्हीं से रिलेटेड है, यूपी में है जौनपुर, जिसको शिराज़े हिंद के नाम से जानते हैं। शिराज़े हिंद, शिराज़े हिंद इसलिए कहते हैं कि ईरान का एक शहर, एक सिटी है शिराज, बहुत फेमस शहर है, बहुत डेवलप शहर है। तो फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में जौनपुर सिटी भी बहुत डेवलप सिटी थी और यूनिवर्सिटी थी, बहुत दूर दूर के लोग वहाँ पढ़ने और एजुकेशन हासिल करने के लिए आया करते थे। तो जौनपुर जो है वो मुग़ल पीरियड में शिराज़े हिंद कहलाया है। फिरोज शाह तुगलक के बाद नेक्स्ट जो सुल्तान हुए हैं इस डायनेस्टी में, उनका नाम है तुगलक शाह। सेकंड, फिर जो है अबू बकर शाह तुगलक। अबू बकर शाह तुगलक। 6th नंबर पर हैं मोहम्मद तुगलक। थर्ड। 7th पर हैं सिकंदर शाह तुगलक। 8th पर हैं महमूद शाह तुगलक। 9th पर हैं नुसरत शाह। एंड 10th एंड लास्ट महमूद शाह तुगलक। ये महमूद शाह तुगलक दोबारा फिर हो गए थे, महमूद शाह तुगलक। तो तुगलक शाह सेकंड का जो पीरियड है वो है 1388 से लेकर 1388 एडी तक, बहुत थोड़े वक्त, 1388 से 1389, फिर 1389 से लेकर 1392, 1392 से लेकर 1392 एडी। और महमूद शाह तुगलक जो हैं वो ये भी 1392 से लेकर 1394, एंड नुसरत शाह 1394 से 1399, और फिर 1399 से लेकर 1412 तक। ये पूरा जो है
आपका तुगलक डायनेस्टी है। फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की फ्रॉम दिल्ली टू साउथ दौलताबाद महाराष्ट्र में। और फिर नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में इब्न बतूता जो इनवॉय थे, जो ट्रेवलर थे, जो हिंदुस्तान आए थे, साउथ अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को एक जगह है वहाँ के रहने वाले थे। और बहुत फेमस किताब उनकी रहला, जिसमें उनकी हिस्ट्री ऑफ जर्नी है। और फिरोज शाह तुगलक जौनपुर सिटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, बसाया, आबाद किया, जिसको शिराज हिंद कहा जाता था। उसके बाद जो है नेक्स्ट है तुगलक शाह, अबू बकर शाह, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक, फिर नुसरत शाह, फिर महमूद शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी। और इनका जो है 92 ईयर्स तक ये पूरा पीरियड है इनका। उसके बाद अगली डायनेस्टी स्टार्ट होती है, वो होती है सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी का जो वो है 1414 से लेकर 1526 तक। देखिए ये 1451 तक। अब ये 2 साल जो है पता नहीं चलते कहाँ, हिस्ट्री में काफ़ी तलाश किया गया, लेकिन हर जगह ऐसे ही मिलता है। वो छोड़िए, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिज़िर खां 1414 से लेकर 1421 AD। सेकंड मुबारक शाह 1421 से लेकर 1433 AD तक। थर्ड सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी मोहम्मद शाह 1433 से 1443 AD तक। एंड फोर्थ आलम शाह 1443 से लेकर 1451 AD तक। ये 4 जो हैं सुल्तान हुए हैं रिलेटेड टू सैयद डायनेस्टी। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सुल्तानों की जो डायनेस्टी है, और वो है लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। और लोदी डायनेस्टी का जो पीरियड है 1451 से लेकर 1526 AD तक। फर्स्ट सुल्तान फ्रॉम लोदी डायनेस्टी बहलोल लोदी, फिर 1451 से लेकर 88 AD तक। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वही हैं जिन्होंने आगरा को इस्टेब्लिश किया, आगरा के फाउंडर हैं। आगरा को सिकंदर लोदी ने ही बसाया है। 1488 से लेकर 1517 AD तक आगरा को अपनी कैपिटल भी बनाया सबसे पहले। फिर सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी जो हैं
इनकी कैपिटल आगरा थी। इब्राहिम लोदी की जो बैटल ऑफ वार हुई थी, अटैक किया था बाबर ने 1526 को, पानीपत की जो लड़ाई हुई है, और उसमें इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुग़ल आ गए थे और फिर सल्तनत पीरियड ख़त्म हो गया 1517 से 1526 AD तक। ये जो 1206 से लेकर और 1526 AD तक ये जो पीरियड है, ये सल्तनत पीरियड कहलाता है। दिल्ली का सल्तनत पीरियड, मुस्लिम्स का सुल्तान थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और 1526 लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी तक। तो आप इसको देखिए कितना हुआ, 320 ईयर्स, 320 ईयर्स तक ये सुल्तान जो है इन्होंने रूल किया है। और ये सुल्तान रहे दिल्ली पे थे। इन लोगों की कभी कैपिटल जो है महरौली थी, कभी तुगलकाबाद हुई है, कभी जो है वो आसपास आप बहुत से दिल्ली में इलाके हैं वहाँ होती रही है। तो ये पूरा पीरियड जो है ये कहलाता है सल्तनत पीरियड, ठीक है। और इसके बाद 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें इनको डिफीट करके हराने के बाद नॉर्दर्न इंडिया पर मुगल जो शहंशाह थे, जो मुगल एम्परर थे, बहादुर शाह ज़हीरुद्दीन बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर, ये शहंशाह थे, ये सुल्तान नहीं थे। यहां से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। और मुगल्स जो हैं 1526 से लेकर 1857 AD तक। आप जानते हैं हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार हुई है 1857 में, जो रिवोल्ट हुआ है, जो म्यूटनी हुई है, जो 1857 का गदर कहलाता है। आखिरी जो मुगल एम्परर हुए हैं बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून भेज दिया गया था, तो वो आखिरी थे। तो वहाँ से मुगल सल्तनत, मुगल पीरियड ख़त्म होता है। और ये जो पीरियड है, सबसे ज़्यादा अगर किसी डायनेस्टी ने, सबसे ज़्यादा अगर किसी ख़ानदान ने, सबसे ज़्यादा अगर किसी वंश ने, मुस्लिम वंश ने अगर हिंदुस्तान पर राज किया है तो वो थे मुग़ल। करीब 300 साल तक ये हिंदुस्तान में इन्होंने राज किया है। तो मुग़लों में सबसे पहले जो फाउंडर है मुग़लों का मुग़ल किंग जो है, मुग़ल बादशाह, इसका अगर कोई फाउंडर है तो वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल से राणा सांगा ने उनको बुलाया था इब्राहिम लोदी से जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। तो 1526 में, 1526 में पानीपत की बैटल में हराने के बाद उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा किया और अपनी कैपिटल जो है आगरा को ही बनाया। और ये है 1526 से लेकर 1530 AD तक ये रहे। 1530 में इनकी डेथ हुई है आगरा के अंदर। इनकी कई महीने के बाद इनकी डेड बॉडी निकाल कर ले जाई गई वहाँ काबुल। और इनका जो कब्र है, जो इनका मोनूमेंट है, वो काबुल के अंदर है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद ज़हीरुद्दीन, इनके बेटे जो हैं नसीरुद्दीन हुमायूं, फिफ्टीन 1530 से लेकर 1540 तक 10 साल तक ये मुगल शासक रहे। और उसके बाद यहां से डिसकंटिन्यू होता है, एक डायनेस्टी और बीच में आ जाती है करीब
15 साल तक, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिर